चलो ठीक है, फिर और कभी ये बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अ, हमारे पास दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे कि हम दो स्कीम्स है हमारे पास जिसे हम कंट्रोल करते हैं फायरिंग पल्स को, ठीक है। फायरिंग इंस्टेंट अल्फा को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं ऑन द ब्रॉडर इमेज। अगर हम देखेंगे तो उसमें एक तो मैंने आपको बताया था कि इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल और इंडिविजुअल फेज कंट्रोल। तो इंडिविजुअल वाला तो हमने लास्ट टाइम क्लियर किया था, वो हमने पढ़ा था। तो इसमें जो सेकंड स्कीम है दैट इज इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल, ईपीसी। तो ईपीसी मैंने आपको बताया, इसमें जो फायरिंग इंस्टेंट हम जनरेट करेंगे फॉर डिफरेंट वाल्व्स, उसमें जो गैप होगी फायरिंग इंस्टेंट्स के बीच में, जो हमारी कंट्रोल वोल्टेज, जिसको हम एरर वोल्टेज भी बोलते हैं, दैट जो आपको मिलती है एरर वोल्टेज फ्रॉम द एक्चुअल जो अभी आपके सिस्टम में जो फायरिंग पल्स है उसका इंस्टेंट, और जो मिसमैच होगा, दैट मीन्स कि मिसमैच तभी आ सकता, एरर वोल्टेज तभी आएगी जब जो हमारा रेफरेंस वैल्यू है, और रेफरेंस वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है करंट का या वोल्टेज का, उसकी बेस पे जो हमें अल्फा फिर चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज मैंने आपको बताया कि इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया ये चीज, कि वो सेम रहेगा इस केस में। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर 15 डिग्री चेंज आएगा एरर की वजह से, आपको फायरिंग एंगल 15 डिग्री चेंज करना पड़े, तो जो आपका अल्फा 1 होगा वो पहले वालों के लिए 15 डिग्री पे इसको फायर करोगे, नेक्स्ट में क्या करोगे 15 + 60 नेक्स्ट वालों के लिए, और फिर सिमिलरली थर्ड वालों के लिए फिर से आप इसमें ऐड कीजिए, और 120 15 + 120 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनमें जो गैप है दैट इज कॉन्स्टेंट। गैप क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट। लेकिन जो इंडिविजुअल फेज कंट्रोल था, इंडिविजुअल वाले केस में क्या था, वहां पे जो हम फायरिंग पल्स जनरेट कर रहे थे, उसके लिए जो यहाँ पे जो 15 डिग्री का जो एरर की वजह से हमने अल्फा को चेंज किया, यहाँ पे वहां पे ये डिफरेंट था, हर एक पल्स में आपको ये चेंज हो रहा था, 12 डिग्री, किसी में 13 डिग्री, किसी में 8 डिग्री। तो उसमें इंडिविजुअली आपको फायर करना था। तो उससे क्या हुआ, वहां पे जो आउटपुट की सिमेट्री वो भी डिस्टर्ब हुई, ठीक है। तो और एक प्रॉब्लम आई थी उससे, वो आए थे कि नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स, और जिनको फिर एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक के लिए तो हम सिस्टम डिजाइन, हम फिल्टर्स डिजाइन करते हैं, ट्यून फिल्टर्स, तो जिनको हम लगा के हम कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो जब नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक आएंगे, थर्ड हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, जिनमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो आप इनके लिए, आपको तो पता ही है कौन, पहले आपको ये चीज नहीं पता कि कौन सा हार्मोनिक आने वाला है, तो आप कैसे पहले ही डिजाइन करोगे फिल्टर। तो इसीलिए हम वो स्कीम यूज नहीं करते हैं, वो पहले हम यूज करते थे, पहले वाले जो जब एचवीडीसी इवॉल्व हुआ था। लेकिन अब चूंकि बहुत से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आजकल जो हम यूज करते हैं दैट इज इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल। इस मेथड में क्या है, ये जो शिफ्ट होगा दैट विल बी सेम, और इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, जो आपके दो फायरिंग इंस्टेंट्स के बीच में जो गैप होगी वो सेम रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स नहीं आएंगे, दैट मीन्स सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था आईपीसी में, वो यहाँ पे हमने इसको ओवरकम किया इस मेथड में। अब इसमें चूंकि फायरिंग इंस्टेंट्स जो अब जनरेट होंगे फॉर डिफरेंट वाल्व्स, वो सिमेट्रिक होंगे, वो यहाँ पे सिमेट्रिक हो गए। तो आप मुझे बताओ, इन एंगल ऑफ 360 डिग्री के शिफ्ट में कितने फायरिंग पाल्स जनरेट होने चाहिए, इस किस पे डिपेंड करता है, पूरे एक साइकिल में कितने फायरिंग पाल्स जनरेट होना चाहिए। आप मुझे बताओ, दो वॉल्व्स के बीच में गैप क्या होनी चाहिए फायरिंग पल्स की, जो आपने, अगर आपने हमने 3 फेज कन्वर्टर देखा, 6 पल्स कन्वर्टर फॉर एग्जाम्पल, 6 पल्स कन्वर्टर हमने देखा, तो तो उसमें जो डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ पल्सेस पे आप डिपेंड करता है कि हमें कितने फायरिंग इंस्टेंट्स देने होंगे इन ए कन्वर्टर। तो उस पर आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो 2 पाई डिवाइड बाई F डिवाइड बाई P। तो यहाँ से आप, अगर आपके 360 डिग्री कंप्लीट जाए तो 360 डिग्री हुआ, अगर छह पल्स कन्वर्टर है आपका, दैट मीन 3 फेज कन्वर्टर, तो 6 से डिवाइड कीजिए, तो आपको पता चलेगा कितने फायरिंग पल्स जनरेट हो, और उनकी उनके बीच में जो गैप होगी वो 60 डिग्री की गैप होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, अब जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, ओमेगा ओमेगा टी एक्सिस। लेकिन हमें तो यहाँ पे टाइम निकालना है ना, कितना मतलब दो फायरिंग पल्स के बीच में टाइम क्या होगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो।
तो फायरिंग इंस्टेंट कैसे हम टाइम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय पी। एक पूरे साइकिल में कितने फायरिंग पल्स जनरेट करने हैं, दैट इज 2 पाई डिवाइड बाय पी, पी इज अ पल्स नंबर। तो यहाँ से आप पी नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हो। फायरिंग इंस्टेंट टाइम दैट विल बी 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा पी डिवाइड बाय ओमेगा पी, और ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ पुट कर सकते हो, और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 बाय एफ पी, या इसको पी नॉट भी लिख सकते हो। फॉर 6 पल्स कन्वर्टर हमें पता है कि फायरिंग कांस्टेंट रहेगा, पी इज कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे आपको टी नॉट दैट इज फायरिंग टाइम इंस्टेंट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और एफ नॉट इज ए नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, जो आपके आउटपुट पे चाहे आप इन्वर्टर साइड में, इन्वर्टर साइड से या रेक्टिफायर साइड से जो आप एसी सप्लाई देते हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट्स एफ नॉट, दैट्स 50 हर्ट्ज, वो 50 हर्ट्ज ही रहेगी, ठीक है। दैट मीन यहाँ से आप टाइम इंस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, नो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कंट्रोल पल्सेस विद अप्लाइड एसी वोल्टेज, यहाँ पे जरूरत नहीं है सिंक्रोनाइज करने की, तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी कायम रहती है। यहाँ पे जो फायरिंग इंस्टेंट है उनके बीच में जो गैप है दैट्स कांस्टेंट बिटवीन टू पल्स, इट प्रोड्यूस पल्सेस एट इक्वल इंटरवल्स 1 बाय एफ पी नॉट, वो चीज आप यहाँ से देख लिया, इंटरवल जो रहेगा दैट विल बी सेम। दिस मेथड गिव्स लो आउटपुट वोल्टेज बट सक्सेसफुल इन वीक एसी सिस्टम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इससे हमें लो आउटपुट वोल्टेज मिलती है इस वाली स्कीम से। क्यों? इसलिए कि आपने पहले ही फिक्स किया है अल्फा कि अगर यहाँ पे एरर वोल्टेज आई, वीसी कुछ एरर वोल्टेज अगर आ गई यहाँ पे, दैट मीन्स आपको अल्फा को चेंज करना पड़े, तो अल्फा को हमने पहले यहाँ पे 20 डिग्री का शिफ्ट दिया या 50 डिग्री का शिफ्ट दिया, तो आप हर एक इंस्टेंट जो फायरिंग पल्स होगा उसमें 20 डिग्री आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसे जो फायरिंग अल्फा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जब अल्फा इंक्रीज होगा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दैट मीन जो रेक्टिफायर सेट जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो आईपीसी स्कीम थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, आईपीसी स्कीम में ये जो इंस्टेंट है जो 20 डिग्री हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखा, वहां पे चेंज हो रहा था, वहां पे हम इसको कम भी कर सकते थे 10 डिग्री, नेक्स्ट इंस्टेंट में जब अलग अलग इसको फायर कर रहे थे 10 डिग्री 8 डिग्री, तो वहां पे हम इसको डिक्रीज कर सकते थे, और हम एसी वोल्ट डीसी वोल्टेज एट द रेक्टिफायर आउटपुट उसको कॉन्स्टेंट रख सकते थे, उसको मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कम, उसको कम होने से बचा सकते थे बाय चेंजिंग दिस इंस्टेंट फायरिंग इंस्टेंट, जो एरर वोल्टेज की वजह से हमें फायरिंग इंस्टेंट में चेंज करना पड़ता है। तो वो चीज यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, ये जो कंट्रोल सर्किट है इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल, इसमें तो फिक्स वैल्यू है, चाहे 15 डिग्री रखो या 20 डिग्री, वो डिपेंड का वो कंपेरेटर खुद देख लेगा कि उसकी एरर वोल्टेज उसके हिसाब से कितना चेंज करना पड़ेगा उसे, वो कंपेयर करेगा बिटवीन रेफरेंस एंड द मेजर्ड वैल्यू, तो उसके बेस पे ये इंस्टेंट डिफाइन होता है। लेकिन इसमें चांसेस ज्यादा है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज कम हो सकती है, क्योंकि अल्फा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज एट द रेक्टिफायर एंड विल बी डिक्रीज। सर ये अब ये पॉइंट तो इक्विडिस्टेंस पल्स कंट्रोल इन जनरल, मैंने आपको बताया कि इक्विडिस्टेंस पल्स कंट्रोल में हम इंस्टेंट डिफाइन करते हैं कि अगर यहाँ पे एरर वोल्टेज आती है, इसमें देखा तो कंपैरेटर क्या करता है, वो एरर वोल्टेज वहां पे एरर, चाहे वो आपके करंट में करंट चेंज होगा बाय सम फॉल्ट, तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम हमारा फिर क्या होना चाहिए, वो एक्शन में आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एरर वोल्टेज आपको कंपैरेटर एरर वोल्टेज मिलेगी, और वो एरर वोल्टेज किस में जाएगी, कंपैरेटर में। तो कंपैरेटर क्या करेगा, मेजर्ड वैल्यू वो इसी हिसाब से आपको फिर जो फायरिंग एंगल फायरिंग पल्स जनरेटर एफ पी एफपीजी जो हमारा फायरिंग पल्स जनरेट होता है, वो क्या करेगा, वो फायरिंग इंस्टेंट इसी बेस पे फिर चेंज करेगा, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम करंट या वोल्टेज को चेंज करके हम, या फायरिंग एंगल को चेंज करके हम करंट और वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम की करंट और वोल्टेज। अगर फॉल्ट आ गया सिस्टम में तो करंट और वोल्टेज को कैसे चेंज करते हैं, फायरिंग इंस्टेंट को चेंज करना है, तो फायरिंग इंस्टेंट इसी बेस पे चेंज होगा। लेकिन इन इक्विडिस्टेंस पल्स कंट्रोल, यहाँ से नाम से हमें पता चलता है, यहाँ पे जो गैप रहेगी बिटवीन टू फायरिंग इंस्टेंट दैट विल बी कांस्टेंट। इफ देयर इज एरर वोल्टेज, तो आपको अल्फा फॉर एग्जांपल 15 डिग्री पे जो अल्फा 1 है वो 15 डिग्री आपको फायर करना है। लेकिन अब जो नेक्स्ट थायरिस्टर आपको फायर करना पड़ेगा, उसमें जो 6 डिग्री का शिफ्ट तो पहले है ही 60, और प्लस ये 15 करना पड़ेगा। और सिमिलरली जो थर्ड थायरिस्टर जब आप फायर करोगे तो उसमें तो 15 डिग्री है ही जो पहले आपने डिफाइन किया एरर की वजह से, प्लस 120 डिग्री और 60 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो आप देखो कि इनमें जो गैप है दैट्स कांस्टेंट, इसलिए हम इसको इक्विडिस्टेंस पल्स कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो जो पहला इंस्टेंट है 15 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया पे 15 डिग्री,
एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आप मुझे बताओ जो फायरिंग एंगल है अल्फा, अल्फा इसमें इसमें अल्फा जो चेंज होगा वो बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होना। यहाँ पे अल्फा कम नहीं होगा, आप देख सकते हो यहाँ से, क्योंकि आप 15 डिग्री से स्टार्ट करो तो आपका 15 डिग्री ऐड हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट फायरिंग पल्स में, तो अल्फा आपका कम नहीं हो रहा है। जब अल्फा कम नहीं हो रहा, दैट मीन जो आउटपुट वोल्टेज होगी रेक्टिफायर एंड पे, क्योंकि रेक्टिफायर एंड पे वोल्टेज किसके बराबर होती है, 3√3 Vm बाई पाई कॉस अल्फा। तो अल्फा अगर हमने बढ़ाया तो कॉस अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन हमारी जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगी इस मेथड में। लेकिन जो आईपीसी मेथड था, अगर हम आईपी के साथ इसको इंडिविजुअल फेज कंट्रोल के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो वहां पे ये चीज नहीं था। वहां पे जो अल्फा यहाँ ये जो इंस्टेंट था 15 डिग्री, वहां पे चेंज हो रहा था हर एक पल्स, हर एक मतलब वॉल्व के लिए नया फिर से डिफाइन हो रहा था, 12 डिग्री कभी 8 डिग्री। दैट मीन्स कि उसमें ऐसा था हमारे पास कि हम वहां पे कर सकते थे अल्फा को कम ज्यादा, तो हम मतलब आउटपुट वोल्टेज को वहां पे मेंटेन रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज कम ही होगी एज कम्पेयर टू दैट सिस्टम, ठीक है। तो ये छोटी सी ड्रॉबैक है, लेकिन इसका इससे हमारे जो मेन ड्रॉबैक है वो जो आईपीसी में आया था, दैट्स हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, वो चीज यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। अगर आपका वीक एसी सिस्टम है, दैट मीन्स आप आपके सिस्टम में वोल्टेज ज्यादा चेंज हो रहे या करंट, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वो जो मेथड है उसमें ज्यादा जो ड्रॉबैक था दैट वाज सीवियर, हार्मोनिक्स वाला ड्रॉबैक वो ज्यादा क्रिटिकल था। तो उस चीज से तो हम यहाँ पे बच गए, इसलिए हम यहाँ इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल मेथड यूज करते। और इसकी एक और एडवांटेज है, वो है यहाँ पे हार्मोनिक्स की वजह से जो वहां पे टॉर्सनल ऑसिलेशंस, जिसको हम रेजोनेंस भी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इनके साथ थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। अगर हमें एसी साइड से थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट से हमें सप्लाई मिल रही है किसको, रेक्टिफायर को, तो वहां पे एक तो मतलब हमारे पास टर्बाइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लो प्रेशर टर्बाइन, दिस इज हाई प्रेशर टर्बाइन, जो कनेक्टेड होते हैं आपस में। देन देयर इज गवर्नर सिस्टम, और उसके बाद हमारा एसी सिस्टम हमारा है, दैट मींस हमारा जनरेटर होगा यहाँ पे। तो आउटपुट पे जनरेटर के आउटपुट पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे जो लो प्रेशर टर्बाइन है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी F1, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई प्रेशर की है F2, तो इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी से क्या हम डिटरमिन करते हैं, स्पीड। तो यहाँ पे इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी, तो जब एसी साइड से आपके हार्मोनिक्स आएंगे एज इन केस ऑफ आईपीसी, वो हार्मोनिक्स इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और हार्मोनिक्स की वजह से आप मुझे बताओ, जो एसी पावर होता है वो मैकेनिकल पावर को क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। ये दो अपोजिंग पावर्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, जब आपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया पढ़ी होगी स्टेबिलिटी में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो मैकेनिकल पावर क्या करता है हमेशा, इनके सब सिंक्रोनस मोशन, वो इलेक्ट्रिकल पावर को अपोज करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर को अपोज करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो यहाँ से हार्मोनिक्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होगी, जब यहाँ से हार्मोनिक्स आएंगे, अगर आपने आईपीसी यूज किया, तो वो भी नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी। उनकी वजह से क्या होगा, इन ये जो हमारे पास टर्बाइन है, इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वो मैच कर गई, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है। और वो हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो उसकी वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वो अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो इन फ्रीक्वेंसी के साथ मिल गई, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं टॉर्सनल ऑसिलेशंस। यहाँ पे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएगी। आप दूसरे सेंस से भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, क्योंकि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई और हार्मोनिक्स की और इन टर्बाइंस की जो अपनी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उस टॉर्क की वजह से यहाँ पे खतरा है सिस्टम की स्टेबिलिटी पे ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो चीज भी नहीं है, उस चीज से भी यहाँ पे वो ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा। वो हमने यहाँ पे एलिमिनेट ही हो रहा है, वो वाला ड्रॉबैक भी। एक तो सिस्टम भी आपका स्टेबल हो रहा है इस केस में, हार्मोनिक्स भी एलिमिनेट किए, और जो टॉरिजनल ऑसिलेशंस वो भी इस सिस्टम में नहीं आएगी, ठीक है। अब ये तो जनरल था हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल। इसमें दो स्कीम्स हम हालांकि इसमें 3 स्कीम्स होते हैं, तो एक को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे एक है पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एक है पल्स फेज कंट्रोल, एक और होता है पल्स पीरियड कंट्रोल। तो वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि वो तो पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के साथ ही वो सेम स्कीम है, ठीक है। तो बुक्स में लिखा होता है पल्स पीरियड कंट्रोल भी, लेकिन वो पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पल्स पीरियड कंट्रोल सेम ही है।
तो हमारे पास दो स्कीम्स है यहाँ पे इन दिस इक्विडिस्टेंस पल्स कंट्रोल, दैट्स पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड पल्स फेज कंट्रोल। दैट मीन पल्स कौन सी, फायरिंग पल्स की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना या फायरिंग पल्स के उसके फेज को कंट्रोल करना, वो दो स्कीम्स है हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो नीचे आप देख सकते हो पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर हम यूज करेंगे। दिस वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ये जो सारा सिस्टम बॉक्स में मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स, पूरा बॉक्स जो देख रहे हो आप, दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज द एरर वोल्टेज वीसी, जो मिसमैच की वजह से आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है, जो बिटवीन रेफरेंस वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू की वजह अगर उनमें थोड़ी सी डिफरेंस आएगी, दैट इज एरर वोल्टेज। तो उस हिसाब से हमारा फायरिंग एंगल भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल करेंगे, तो एरर वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे V1 भी कुछ वोल्टेज देंगे हम, बायसिंग वोल्टेज। V1 इज बायसिंग वोल्टेज, वो आप देखोगे कि ये क्यों जरूरी है बायसिंग वोल्टेज। और हमने यहाँ पे एक फीडबैक भी कनेक्ट किया है, दैट्स V3। नीचे आप देख सकते हो V3, और V3 के ब्रैकेट में लिखा है T/6। ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है फायरिंग पल्स, वो 6 पल्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, तो 6 पल्स आपको मिलेगी, तो एक पल्स का वोल्टेज हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटर लगाया, तो इंटीग्रेटर क्या करेगा, इसे रैंप सिग्नल जनरेट करेगा। और यहाँ पे सामने कौन सा है फिर, कंपेरेटर। कंपेरेटर क्या करेगा, एक तो एरर वोल्टेज यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी सामने, क्योंकि एरर वोल्टेज कम भी हो सकती है। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेटर से उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे ताकि सिस्टम उसको सेंस करे। तो फिर आगे कौन सा है, कंपेरेटर। और कंपेरेटर को कौन सी सप्लाई दी हमने, कौन सी वोल्टेज, V3 वोल्टेज, जो आउटपुट पे आपको मिल रही है। वो वोल्टेज और जो एरर वोल्टेज है, इनका इनको कंपेयर करेगा। और अगर इनका कंपेरिजन, अगर इनका वैल्यू सेम आएगा, कंपेरेटर कब वर्क करता है, कंपेरेटर आपको आउटपुट वोल्टेज कब देता है, आउटपुट सिग्नल अगर आप मान के चलेंगे, तो आउटपुट सिग्नल कब देता है कंपेरेटर, जब दो इनपुट सिग्नल्स हमने कंपेरेटर को देते हैं, अगर उनका वैल्यू सेम है तो वो सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कंपेरेटर ये काम करता है यहाँ पे। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो कंपेरेटर यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करेगा। और आप सामने कौन सा है फिर, पल्स जनरेटर। तो यहाँ इसी हिसाब से हमारा पल्स, फायरिंग पल्स जनरेट होगा। और ये फायरिंग पल्स किसको देंगे हम, रिंग काउंटर को। क्योंकि हमें रिंग काउंटर को क्यों क्यों दिया हमने, क्योंकि हमें जो फायरिंग पल्स चाहिए वो तो हमें 6 कन्वर्टर को एक साथ देना है, सिमेट्रिक। हमने सिमेट्रिकली 6 पल्स जनरेट करने हैं। ठीक है, और वो 6 पल्स आप यहाँ से नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे रिंग काउंटर यूज करेंगे। ठीक है, और रिंग काउंटर हमें डिपेंड्स अपन कि हमें कितने आउटपुट का रिंग काउंटर बनाना है, हमें कितने फायरिंग पल्स चाहिए, तो हमारा रिंग काउंटर उसी हिसाब से यहाँ पे डिजाइन होगा। और हमें 6 फायरिंग पल्स या जो भी हम रिक्वायर्ड होगी फायरिंग पल्स, वो यहाँ से हमें मिल सकती है। ठीक है, ये जो सारा सिस्टम है, दिस इज वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। आप इसको ऑल इन आप क्या कंट्रोल कर रहे हो, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हो ना, क्योंकि जो आपको आउटपुट वोल्टेज है वो वो जो आपको एरर वोल्टेज है, फिर जो इंटीग्रेटर हमने लगाया और यहाँ से हम दिस मेजर्ड वोल्टेज V3, उसको जब कंपेरेटर कंपेयर करेगा तो इसके जो आउटपुट सिग्नल होगी वो भी वोल्टेज ही होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ठीक है, V1 इज अ बायस वोल्टेज। और यहाँ से आप देख सर एक सेकंड, कंपैरेटर किसको कंपेयर करता है, वीसी को किसके साथ, रैंप सिग्नल के साथ। कंपेरेटर एक तो एरर वोल्टेज जो यहाँ से इंटीग्रेट होकर आएगी, एक उसको कंपेयर करेगा किसके साथ, जो आप V3, जो आपका फायरिंग जनरेटर जो है, वो जो वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगी, उसमें कितने फायरिंग पल्स निकलने हैं, कितने फायरिंग पल्स हमें जनरेट करने, 6। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितने में डिवाइड हो जाएगी, 2 पाई डिवाइड बाई 6। फायरिंग पल्स 6 है ना हमारा। जो एक टाइम पीरियड में आपकी फायरिंग पल्स कितने, एक पूरे मतलब एक साइकिल में कितने फायरिंग पल्स चाहिए आपको, 6। तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, और एक फायरिंग पल्स के लिए जो वोल्टेज होगी, उस इंस्टेंट वाली वोल्टेज वो हम इसको फीडबैक देंगे यहाँ पे। ठीक है, जहां पे वो फायर होगा एक थ्रेशर, हम यहाँ पे एक थ्रेशर के लिए वोल्टेज कंपेयर करेंगे। आपको समझ आ रही है मेरी बात, दैट्स V3 वोल्टेज। और वो वोल्टेज और जो आपने यहाँ पे एरर वोल्टेज दिए, और फिर इंटीग्रेट करके जो कंपेरेटर को, इन दो वोल्टेज को कंपेयर करेगा। ठीक है, इन दो वोल्टेज को यहाँ पे कंपेयर करेगा हमारा कंपेरेटर। एक तो एरर वोल्टेज जिसको फिर हमने इंटीग्रेटर लगा के एक रैंप सिग्नल में कन्वर्ट किया, कि इंटीग्रेटर क्या करेगा, इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या मिलेगा, एक रैंप सिग्नल ही तो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज देख सकते हो कि हम इसको बेसिकली दिस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, और कुछ नहीं है। हमें तो लगता है आसान है, ये चीज आसान नहीं है, क्योंकि
मतलब हम इसमें पल्स जनरेटर इसको डिजाइन करना बहुत मुश्किल है। ये जो आप इंटीग्रेटर देख रहे हो, सिंपल एक इंटीग्रेटर देख रहे हो, इंटीग्रेटर इसकी अलग अपनी सर्किटरी है। इंटीग्रेटर कैसे बनाते हैं आपको ये चीज पता होगा कि हम कैपेसिटर लगाते हैं इंटीग्रेटर, जब हम यूज बनाते हैं, या हम ओपीएम से भी एक इंटीग्रेटर बनाते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। तो ये सर्किटरी बहुत मतलब इसका डिजाइन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम यहाँ से इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फायरिंग इंस्टेंट कैसे जनरेट होगा। इंटीग्रेशन में क्या है आपके पास, नीचे क्या है Tn-1 और अपर लिमिट क्या है Tn, दिस इज Tn, और बाहर क्या है K1, दिस सम कांस्टेंट। कौन सी वोल्टेज, एक बायस वोल्टेज इसको मिल रही है, और कौन सी वोल्टेज, दिस एरर वोल्टेज VC जिसको हम बोलते हैं, VC प्लस V1। एक मिनट, यहाँ पे क्यों मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। तो कौन कौन सी वोल्टेज यहाँ पे इंडिकेटर को मिल रही है, एक तो यहाँ पे VC और V1 बायस वोल्टेज, VC प्लस V1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो मुझे बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी। इंटीग्रेट कीजिए इसको, दैट विल बी सम K1 बाहर है कांस्टेंट इनटू VC प्लस V1, ये आपको वोल्टेज मिलेगी। और ये किसके बराबर आएगी ये वोल्टेज, V3। अब मैंने इक्वल टू V3 क्यों किया, क्या आप बता सकते हो? क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटर पे जो इनपुट जो मिलेंगे, हमारा जो फायरिंग पल्स तभी जनरेट होगा जब कंपैरेटर पे ये दोनों सिग्नल्स इक्वल होंगी। जहां पे इक्वल होंगी आपकी V3 जो आपकी मेजर्ड वोल्टेज है यहाँ पे फायरिंग पल्स जनरेटर के आउटपुट पे, और ये इंटीग्रेटर से जो आपकी वोल्टेज सिग्नल जाएगी। अब जिस इंस्टेंट पे ये दो इक्वल होंगे उसी इंस्टेंट पे आपका फायरिंग पल्स जनरेट होगा, ठीक है। कंपैरेटर का यही काम होता है, कंपैरेटर ऐसे ही वर्क करता है। तो इसलिए मैंने इसको इक्वल किया, नीचे आप देख सकते हो इक्वल टू V3, यहाँ पे इक्वल टू V3 इंटीग्रेशन। नीचे आपका यहाँ पे जो लोअर लिमिट है Tn-1 अप टू Tn VC प्लस V1, आप इनपुट पे दे रहे हो बायस वोल्टेज एंड दिस VC, ठीक है। मैं इसको रिपीट करता हूँ, जो स्क्रीन पे पेज है वो सबको मतलब दिख रहा है, क्लियर है सबको। अब फोकस कीजिए नीचे, बॉटम पे फोकस कीजिए। इस बॉटम पे क्या दिया मैंने, V1 इज बायस वोल्टेज और इंटीग्रेशन। यहाँ पे पूरा जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल नहीं आया, तो आप इसको यहाँ पे जो लोअर लिमिट है ये वाला इंटीग्रेशन हमने, और इस इंटीग्रेशन पे कौन कौन सी वोल्टेज आ रही है, एक V1 आ रही है और एक VC आ रही है। V1 इज बायस एंड VC इज एरर वोल्टेज, जो आपको ड्यू टू दिस मिसमैच की वजह से एरर जो फॉल्ट आ गया उसकी वजह से मिसमैच आता है, फिर मेजर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू दैट्स VC, ये ऐड हो जाएगी प्लस V1। आपने एड्रेस सर्किट यहाँ पे लगाया, दो ऐड हो जाएंगी, और वो कहाँ पे मिलेगी आपको, उसको इंटीग्रेट करना है, कीजिए इसको इंटीग्रेट। सामने इंटीग्रेटर लगाया DT, और लिमिट्स क्या है Tn-1 से Tn, ठीक है। लिमिट्स हमारे Tn-1 से Tn इज इक्वल टू V3। तो V3 के इक्वल क्यों किया, V3 के इक्वल इसलिए किया क्योंकि जो कंपैरेटर की जो आउटपुट सिग्नल तभी आएगी जब इनपुट सिग्नल्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी आपको आउटपुट कंपैरेटर आपका आउटपुट सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा फायरिंग पल्स जनरेटर को, ठीक है। तो आगे जाइए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, दैट्स K1 बाहर ही है यहाँ पे, दिस इज K1 सम कांस्टेंट K1, और अंदर क्या होगा VC प्लस V1 इनटू टाइम। टाइम क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, DT को इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट में लोअर लिमिट पुट कीजिए, Tn-1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, नीचे आप फोकस कीजिए Tn-1, और उसको हमने उस साइड लिया तो वो डिवाइड हो जाएगा V3 को Tn-1। तो आप मुझे बताइए क्या है बेसिकली, एक टाइम पीरियड, एक फायरिंग पल्स के लिए जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी Tn-1, ठीक है। तो हम इसको Tn-1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज बेसिकली 1/T, T1 एक फायरिंग पल्स के लिए जो टाइम पीरियड,
और उसको हम बोलेंगे एफ नॉट 1/t को हम बोलेंगे 1/t0, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो Tn-1 को, और उसको आप फिर एफ नॉट भी लिख सकते हो 1/t को एफ नॉट, दैट इज द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका सिस्टम वर्क करेगा, एंड दिस इज फायरिंग पल्स P3 एंड मल्टीप्लाइड बाय V3, और ये हमारा होगा। अब यहाँ पे देखिए आप फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है V3, अगर आप V3 को मेजर, V3 यहाँ से मेजर होगा और यहाँ से कंट्रोल वोल्टेज मिलेगी, तो आप यहाँ पे पल्स फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट भी आ गया, दिस इज पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें भी एक दिक्कत आती है। इसमें कौन सी दिक्कत आती है, जो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है ये तो 50 हर्ट्ज मतलब सेम होनी चाहिए थी, मतलब कांस्टेंट, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है। जब फ्रीक्वेंसी कभी कभार चेंज भी होती है, तो आपकी 50 हर्ट्ज इसमें कुछ चेंज आ सकती है कि जनरेटर की उसका जो शाफ्ट है उसकी स्पीड अगर कम ज्यादा होगी, तो दैट मींस एफ नॉट यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। तो थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें भी फायरिंग पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक और सर्किट फिर लगाते हैं, वो आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको याद रखिए कि इसमें एफ नॉट चेंज हो सकता है, मतलब बाय सम नेचुरल कॉज। वो नेचुरल कॉज कौन सा होगा कि यहाँ पे सिस्टम की जो स्पीड, वो जनरेटर की जो उसका जो रोटर है उसकी स्पीड अगर वेरी करेगी, तो यहाँ पे एफ नॉट भी चेंज हो सकता है। तो बेसिकली उस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर एक मेथड आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक माइनर सा इशू है, वो उसके चांस बहुत कम है। ये हमारा है इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल में एक फायरिंग पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इसमें एक और मेथड है, नेक्स्ट इज पल्स फेज कंट्रोल। तो वो पढ़े, हाँ जी बताइए, वो पढ़ेंगे कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड को, पल्स फेज कंट्रोल मेथड को, सॉरी सर नेक्स्ट में। सर आपने बोला ना जो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसको अवॉइड करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है? दैट्स ANGISWRT, एंग्सवर्थ मेथड एक आता है जिससे हम इसको अवॉइड करते हैं, मतलब उसको हम कौन से फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया। आप लिख लीजिए, मैं स्क्रीन पे लिख लेता हूँ, ANIGSWORTS, एंग्सवर्थ। बेसिकली कुछ नहीं है, इसने एक सर्किट दिया थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने के लिए एफ नॉट से, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो ये जो इंटीग्रेटर है ना, वहां पे इंटीग्रेटर क्या करता है, वहां पे इंटीग्रेटर की जगह हम कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वहां पे इंटीग्रेटर की जगह हम डायरेक्ट कैपेसिटर यूज करते हैं, और कैपेसिटर की वोल्टेज फिर चेंज होती है। एक इंस्टेंट पे, पहले इंस्टेंट में चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, तो उसकी बेस पे जो कंट्रोल वोल्टेज होगी, जहाँ पे आपकी रैंप सिग्नल और एरर सिग्नल में, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखिए दिस इज VC एंड दिस V3, जहाँ पे कट करेंगे यहाँ पे आपका फायरिंग इंस्टेंट जनरेट होगा इस केस में, ठीक है। जहाँ पे कट करेंगे वहां पे फायरिंग पल्स जनरेट होगा VC और V3 में। अब कई बार क्या होता है कि हमारा VC चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब ये VC एंग्सवर्थ मेथड में क्या होता है कि वो यहाँ पे सीधा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे सर्च होगा तो आपका जो रैंप सिग्नल उसका जो स्लोप है वो बढ़ जाएगा, तो इंटरसेक्शन ऊपर आना चाहिए था। तो इंटरसेक्शन ऊपर आने के लिए जो नीचे जो ये जो VC वोल्टेज है उसका ग्राफ भी ऊपर आना चाहिए, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहते हो तो, क्योंकि आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अब देखिए यहाँ पे गैप क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट गैप है, यहाँ पे जो गैप है दैट्स इट इज कांस्टेंट, लेकिन इसमें एरर होने की चांस क्या है कि ये जो कंट्रोल वोल्टेज है वो अगर सेम रही तो फिर तो ठीक है, फिर तो सिस्टम अच्छे से काम करेगा। अगर एरर वोल्टेज इसमें कुछ चेंज आ गई तो आपका ये जो क्रॉसिंग इंस्टेंट है वो भी चेंज होना चाहिए। तो उससे क्या, उस केस में क्या होता है कि एरर VC वोल्टेज जो है वो ऐसी आएगी, कुछ एक्सपोनेंशियल वोल्टेज आएगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग आएगा इनका, दिस रैंप सिग्नल एंड दिस VC सिग्नल, इनका जो इंटरसेक्शन आएगा उनमें जो गैप आएगी वो पहले वाले गैप्स की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एफ नॉट चेंज हो जाएगी यहाँ पे।
तो इससे बचने के लिए फिर एंग्सवर्थ ने मेथड दिया, उसने थोड़ा सा चेंज किया सर्किट में। उसने बोला कि जो यहाँ पे इंटीग्रेटर हम यूज करते हैं बाय यूजिंग सम कंपैरेटर और समथिंग एल्स, उसने बोला कि हम कैप्चर लगा के इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से दूसरा मेथड पढ़ते हैं, पल्स फेज कंट्रोल। इनकी इनकी जो ये जो सर्किटरी है ना, इनका मतलब समझना है। ये जो अलग अलग ब्लॉक थे हमने शो किया, इनका मतलब समझ आना चाहिए, कैसे कंट्रोल करेंगे, फायरिंग पल्स कैसे कंट्रोल होगा, तो वो चीज जरूरी है। बाकी आप थ्योरी आप देख लीजिए, सर्किट फिर याद ही हो जाएगा। अगर आपको सर्किट की उसकी वर्किंग समझ आई, फिर आप सर्किट भी मतलब इसको याद, गोटा याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पल्स फेज कंट्रोल भी आज कंप्लीट होता है। अगर क्लास टाइम पे शुरू किया तो थोड़ा सा मैं आज जरूरी काम पड़ गया तो लेट हो गया उस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ते हैं। अभी इसमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे। इसमें पल्स फेज कंट्रोल, उसके बाद फिर से एक और मेथड आएगा, फिर पल्स फेज कंट्रोल से हम करंट कंट्रोल मेथड देखेंगे, और उसके बाद पावर कैसे चेंज होगा। ठीक है, पावर को कैसे मेंटेन रखेंगे डीसी लिंक में। 2-4 टॉपिक्स है इसमें अभी। आप सब एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जो आपके सामने पेज, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, अटेंडेंस कर लो कोई, उसको ग्रुप में शेयर करो। चलो जी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास